હેલો એવરીવન, કેમ છો? मजामा છો? चलिए, आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं वो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले केवल एक छोटी सी सीख। अगर आपने क्लास 10th को लाइटली लिया हो, सीरियसली ना लिया हो, तो आपको मैं बता दूं क्लास 11th का सिलेबस क्लास 10th के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। इसलिए अभी से आप सीरियस हो जाइए अपनी स्टडी के लिए, और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम मैटर, उसके कंपोजिशन, उसके नेचर, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, उसको हम केमिस्ट्री कहेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स नेचर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैटर क्या है। तो कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका अपना खुद का मास हो, और साथ ही साथ जिसको हम 5 में से किसी भी एक सेंसरी ऑर्गन के थ्रू फील कर सकते हैं, उसे हम मैटर कहेंगे। कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव इट्स ओन मास एंड कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आवर सेंसरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम फील कर सकते हो अपने सेंसरी ऑर्गन्स से, जिसका अपना खुद का मास हो और साथ ही साथ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर कहेंगे। मैटर की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में से 3 क्लासिफिकेशंस आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा सा तेजी से लेंगे। बाकी जो हमारे स्टेट्स होंगे उनको हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। पहले बात करते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकली अगर मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं तो 6 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, गैस, ये 3 आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाकी के 3 प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी BEC और फर्म आयनिक कंडेंसेट, ये टोटल 6 क्लासिफिकेशंस हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। पहले बात अगर सॉलिड की करें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड हो, हार्ड हो, रिजिड हो, अपना शेप चेंज ना करता हो, जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, जिसको कंप्रेस ना किया जा सकता हो, जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम और उसके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो, उसे सॉलिड कहेंगे। लिक्विड क्या है? तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप फिक्स्ड ना हो लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड हो, पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम हो, लेकिन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा हो, वो लिक्विड है। फ्लो करता है इसलिए फ्लूइड कहते हैं। कंप्रेस किया जा सकता है, यानी सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। बात अगर गैस की करें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका ना तो शेप फिक्स्ड हो ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड हो, जिस कंटेनर में रखा जाए उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को ही एक्वायर कर ले, वो गैस है। हाईली कंप्रेसिबल होता है, डेंसिटी बहुत कम होती है, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच लगने वाला इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, उसको हम गैस कहेंगे। सॉलिड के तौर पर एग्जांपल अगर ले, चॉक सॉलिड है। लिक्विड अगर एग्जांपल लेते हैं, वाटर, मिल्क लिक्विड है। गैस का एग्जांपल ले, हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑल दीज आर गैसेस। ये 3 हम बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जूनियर क्लासेस में भी हमने बहुत बार पढ़ा है। बाकी के 3 को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे।
प्लाज्मा। प्लाज्मा को 1920 के आसपास इरविन लैंगमुअर ने एक्सप्लेन किया था या डिस्कवर किया था। क्या होता है? तो अगर हम किसी भी गैस को हाई पोटेंशियल दे करके हाई वोल्टेज दे करके आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वो आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो वो सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है, वो आयन जो फॉर्म हुआ है, उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। फिर से, कोई भी गैस अगर हाई पोटेंशियल पर आयोनाइज कर दी जाए तो वो आयंस प्लाज्मा कहलाएंगे। दूसरा है हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका एक्सप्लेनेशन 1924-25 के आसपास अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, जिसके बारे में जनरल लिखा था सत्येंद्रनाथ बोस ने। क्या होता है ये? तो अगर किसी भी गैस को, स्पेशली बोसॉन के गैसियस सब्सटेंसेस को अगर हम हाईली कंडेंस करें, दैट मीन्स कि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा रखा जाए और टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के इक्वल कर दिया जाए, यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, तो इस टेम्परेचर तक अगर उसे हम कंडेंस कर देते हैं तो वो सब्सटेंस या वो बोसॉन गैसियस पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे एक नए स्टेट ऑफ मैटर में, जिसे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहेंगे। 1999 के आसपास इस रिसर्च पे, इस स्टेट्स ऑफ मैटर पे जो ब्रॉड स्केल पर रिसर्च की गई है, उसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है। अगला जो हमारा है वो फर्म आयनिक कंडेंसेट है। नाम से कंफर्म है कि अगर फर्म आयनिक सब्सटेंसेस को हम हाई प्रेशर और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर कंडेंस करते हैं तो बनने वाला सब्सटेंस फर्म आयनिक कंडेंसेट कहलाएगा। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का सुपर फ्लूइड फेज माना जाता है। यानी अगर हम फर्म आयनिक सब्सटेंसेस को हाईली कंडेंस करके उसे सुपर फ्लूइड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो सुपर फ्लूइड फेज हमारा फर्म आयनिक कंडेंसेट कहलाएगा। इन सभी के बारे में और अभी रिसर्चेस चल रही हैं, इनकी और अधिक डिटेलिंग आगे आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगी। यहां हमें सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन लेना है, तो हम इंट्रोडक्शन तक ही इसको सीमित रखते हैं। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है मैटर का, वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं हम, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस मींस ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें सेम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और जिसमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, उसे मिक्सचर कहेंगे। पहले बात प्योर सब्सटेंसेस के क्लासिफिकेशन की। प्योर सब्सटेंसेस को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम्स से मिलके बना हो, उसे हम एलिमेंट कहेंगे। तीन तरीके का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, मेटल वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके और कैटायन का फॉर्मेशन करता है, उसे मेटल कहेंगे। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करता है, उसे हम नॉन मेटल कहेंगे। और वो सब्सटेंस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी बियर करता है, उसे हम मेटलॉइड कहेंगे। दूसरी तरफ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक एटम्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स किए गए हो, उनको हम कंपाउंड कहेंगे। दो तरीके का होगा, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। जनरली कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ करके बचे हुए जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, वो सभी के सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स अगर
पहले तो बात करें हम मिक्सचर की, तो अगर हम दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो बनने वाला सब्सटेंस मिक्सचर कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को अगर मिक्स करते हैं तो फिर किसी भी प्रोपोर्शन में तो वो सब्सटेंस मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर दो तरीके का होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर पूरे मिक्सचर का कंपोजिशन सेम फेज में हो, कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, उसे होमोजीनियस कहेंगे। और अगर हम हेट्रोजीनियस लेते हैं तो वह एक से अधिक फेज में होगा और साथ ही साथ उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सिंगल फेज होगा, थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, इसलिए उसे होमोजीनियस कहेंगे। लेकिन अगर सैंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक हेट्रोजीनियस कंपोजिशन होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस को हम ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस के दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तीनों यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। इनके बारे में स्टडीज फर्दर क्लास में, हायर क्लासेस में, या फिर इसी क्लास में ही आगे के चैप्टर्स में पढ़ने को मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मैटर के दो क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में 6 क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और फर्माइनिक कंडेंसेट। दूसरी तरफ केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल में 2 प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, जबकि कंपाउंड 2 ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को ट्रू सॉल्यूशन भी कहेंगे, जबकि हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन आएगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा 2 चीजें और जान लेनी जरूरी है अगर हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं तो। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एटम, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी आगे की जो भी स्टडी होगी वो एटम और मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। तो बात अगर हम एटम की करें तो किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता भी है, नहीं भी करता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको एटम कहेंगे। फिर से, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, कभी कभी कर भी सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उसको एटम कहेंगे। जबकि किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो श्योरली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर बात हम नाइट्रोजन की करते हैं तो नाइट्रोजन को N सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। ये N उस नाइट्रोजन का एटम रिप्रेजेंट करता है, जबकि अगर हम N2 लिखें तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, वो क्या प्रेजेंट है? तो N2 प्रेजेंट है, N प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज N एटॉमिक फॉर्म है और एटम डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी एटम एग्जिस्ट होगा वो निश्चित रूप से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करके ही एग्जिस्ट करेगा। यानी ये कह सकते हैं कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक एटम्स कंबाइन होते हैं तो उससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात हम सोडियम की करें, बात मैग्नीशियम की करें, एल्यूमिनियम की करें, तो इन सभी में एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होता है। इसीलिए इनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स इनके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम प्रेजेंट है। अगर 2 एटम प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल N2, तो इसे हम कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 होगा, उसे हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 4 एटम अगर प्रेजेंट होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर तो उसे हम कहेंगे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल।
उससे ज्यादा होगा तो उसे हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल P4 हमारा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि S6 या S8 हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो कुल मिला के एटम यानी किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो एटम है। मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। जब भी दो या दो से अधिक एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कभी कभी सिंगल एटम भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। दो एटम्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और इसी तरीके से ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूल को अगर हम डिवाइड करें, क्लासिफाई करें एक्चुअली, तो इसे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को। पहला हमारा क्लासिफिकेशन है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बात अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की करें तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मींस ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स जो एक ही टाइप के एटम्स से मिलके बने हो। फॉर एग्जांपल N2, फॉर एग्जांपल O2, फॉर एग्जांपल Cl2, फॉर एग्जांपल P4, S6, S8, ये सब के सब एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं, इसलिए इनको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। दूसरी तरफ अगर HCl ले लें, आप H2O ले लें, आप NaCl ले लें, आप CaCO3 ले लें, तो इन सभी के अंदर दो या दो से अधिक टाइप के, काइंड के एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए इन सभी को हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जनरली जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी को हम एक और टर्म देते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और जितने भी हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इन सबको एक टर्म देते हैं हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के दो क्लासिफिकेशंस हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर?